let us move to the discussion where we have ended into last lecture. So we are discussing right now, and that's the point, plant development, right? Okay, development can be defined as the overall changes, whatsoever changes happening from initiation of life cycle to end of the life cycle. So with reference to plant body, it must be started from germination of a seed until its senescent and die, right? So that's what the development means for us. हमारे लिए development क्या है कि कोई भी organism हो तो उसके जो भी लाइफ साइकिल की शुरुआत से लेके अंत तक जितने भी चेंजेस होंगे, ऑल चेंजेस कैन बी काउंटेड एज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वो सभी को हम डेवलपमेंट ही बोलेंगे। फाइन। सो यहाँ पे ये जो डायग्राम हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन करी थी मैंने, एंड दैट वाज अबाउट अ मेरिस्टेम सेल। सो इट इज डिवाइडिंग इनटू टू सेल्स। एक मेरिस्टेम का मेरिस्टेम रहता है जो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करता रहता है, और एक जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है, राइट? डिफरेंशिएट होके वो परमानेंट टिश्यू बनाता है जिससे पूरा प्लांट बॉडी बनेगा, एंड इट विल बी इवेंचुअली डाई आफ्टर द फिनिश ऑफ द लाइफ साइकिल। सो यहां पे बेसिकली टू इवेंट्स होती है विथ रेफरेंस टू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इवेंट नंबर 1 इज ग्रोथ, राइट? दैट इज दिस, सेल डिवीजन होता है एंड सेल का नंबर जो है वो डबल होता है। एक में से 2 सेल होते हैं, 2 में से 3 सेल होते हैं, 3 में से 4 सेल होते हैं। यस, अहमदाबाद सेंटर। वो मैं रिकॉर्ड करके कल डाल दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको डाल दूंगा, है ना? आई एम प्लानिंग फॉर टुमारो। ऑल राइट। दूसरा जो है दैट इज डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन इज हैपनिंग हियर। सो एक बाजू ग्रोथ है, एक बाजू डिफरेंशिएशन है। दो इवेंट हो रही है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन प्लांट, राइट? सो प्लांट डेवलपमेंट में ये दो इवेंट होती है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट, एंड दिस फ्लो चार्ट एक्सप्लेन दिस टू इवेंट्स। तो उसको आपको ये जो डायग्राम है, ये जो फ्लो चार्ट है, उसको उस सेंस में आपको लेना होगा, राइट? ओके। अभी यहां पे विथ रेफरेंस टू प्लांट ग्रोथ या तो प्लांट डेवलपमेंट, राइट, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, राइट, तो कोई भी खाली प्लांट की ही नहीं, कोई भी एनी ऑर्गेनिज्म, कभी भी जब डेवलपमेंट की बात आती है, सो इट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स, राइट? से फॉर एग्जाम्पल जितने भी आप आजू बाजू में हो, सभी एक ही ऑलमोस्ट एक ही ईयर में बोर्न हुए हो, फिर भी सभी का लेवल अलग अलग है, राइट? अगर एक ही से फॉर एग्जाम्पल माँ बाप के 2, 3, 4 बच्चे हैं, फिर भी सबके लेवल में कोई ना कोई डिफरेंस है ही। तो वो डिफरेंस क्या है? वो डेवलपमेंट में जिस जिस फैक्टर ने उसको अफेक्ट किया है उसका रिफ्लेक्शन होगा उसके डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपके दोस्त अच्छे मिले तो अलग तरफ का डेवलपमेंट होगा आपका। अगर आपके दोस्त उस हिसाब से पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो आप पॉलिटिकल वे में ज्यादा जाओगे। अगर कोई आर्टिस्टिक है माइंड सेट से, उसको आर्टिस्टिक दोस्त मिले तो वो आर्ट में आगे जा सकता है। अगर किसी को आली मवाली गुंडे मिल गए तो वो बिगड़ के वो बन जाएगा। सो इट इज लाइक कि डेवलपमेंट के ऊपर देयर आर मेनी थिंग्स विच आर अफेक्टिंग एक्चुअली एंड इन्फ्लुएंसिंग टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ऐसा एक एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है सिखाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए। सो प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज, राइट? डिफरेंट पाथवे, बट कैसे, क्यों वो डिफरेंट पाथवे?
इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। ये जो डिफरेंट पाथवे है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या वो एनवायरमेंट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेंगे, या लाइफ साइकिल के फेजेस के अंदर थोड़ा बहुत जो डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस के हिसाब से वो अलग अलग टाइप के पाथवे शो करेंगे। दैट्स व्हाट आई मीन। आई वॉज अबाउट टू डिस्कस वन फेनोमिना। मैंने आपको शायद एक्सप्लेन किया या नहीं किया मुझे परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन आई वॉज डिस्क्राइबिंग दैट बीइंग ह्यूमन, आप दो फेज की बात करो, एक है चाइल्ड, अ वेरी यंग चाइल्ड, एंड एक है एडल्ट। तो उसकी बॉडी मास का अगर रेशियो देखो तो यहां पे से फॉर एग्जांपल ये हेड पार्ट है और इसके साइड का जो ट्रंक पार्ट है ऑलमोस्ट उसकी जो विड्थ होगी वो सेम होगी। ये जो विड्थ होती है ये सेम होती है, राइट? तो उसी हिसाब से अगर आप एडल्ट की बॉडी को देखोगे तो उसकी हेड एंड ट्रंक का जो रेशियो है दैट इज फार डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट होता है। ये छोटा हो जाता है विड्थ के हिसाब से और इसकी विड्थ जो है ज्यादा हो जाती है, राइट? अभी आप देखिए तो अपना हेड यहां तक का ही है लेकिन ट्रंक यहां तक का है। सो दैट्स द डिफरेंस व्हाट आई एम सेइंग। तो ये अपना आफ्टर टर्निंग फ्रॉम चाइल्ड टू आइदर टीनेजर और एडल्ट ये चेंज हो जाता है। तो ये पूरा जो है डेवलपमेंट के अंदर इफेक्ट है वो चेंज हो गई है। इफ यू सी तो यहां पे क्या इफेक्ट कर रही है, तो ये एज मींस डेवलपमेंटल स्टेज की इफेक्ट है ये। एक चाइल्ड स्टेज है, एक एडल्ट स्टेज है, तो डिफरेंट स्टेज में बॉडी की डिजाइन अलग है। सिंपल अगर आप बात करो कंपेयर करो तो की बात है। आई होप कि आपको ये मींस समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं वो, राइट? एक और एग्जांपल है परफेक्ट जो आपने चैप्टर नंबर 7 में शायद पढ़ा होगा, राइट? विथ रेफरेंस टू फ्रॉग लाइफ साइकिल। फ्रॉग टेडपोल में से अगर वो जमीन के ऊपर जाएगा तब वो काफी सारा चेंज करता है, जिसको आपने बोला था मेटामॉर्फोसिस। पता है कि नहीं पता है? किन किन को पता है? हैंड रेज करिए, जो हैंड रेज करिए। ओके फाइन। सो जिस हिसाब से उसकी जरूरत होगी इस हिसाब से बॉडी का डिजाइन बदलेगा। सही फॉर एग्जांपल फ्रॉग की ही बात करो, अगर टेडपोल है तो उसको पानी के अंदर रहना है तो उसके अंदर गिल्स होगी। एम आई करेक्ट और नॉट? थम्स अप। फिन्स होंगे, राइट? लेकिन जब वो जमीन के ऊपर जाएगा एडल्ट होने के बाद, यानी या तो जब वो चेंज करेगा टेरेस्ट्रियल लाइफ में जाएगा तो उसको चाहिए सबसे पहले हाथ और पैर मींस लेग्स। सो वो हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब टोटल 4 लिम्ब्स को प्रोड्यूस कर देगा। दूसरा जो भी नेसेसरी चेंज है, लंग्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। सो व्हाट आई मीन कि वो बदलता है, उसका बॉडी का डिजाइन बदल जाएगा, राइट? सो दैट्स द सेम फिनोमिना विच इज गिवन हियर के फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से चेंज होता है और दूसरा एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया विथ रेफरेंस ऑफ फ्रॉग। तो अगर उसको पानी के अंदर रहना है तो उसका एनवायरमेंट अलग है, तो उसके लिए उसको वैसा एडेप्टेशन करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? और अगर उसको टेरेस्ट्रियल लाइफ चाहिए तो टेरिटरी में जाना है, जमीन के ऊपर रहना है, तो उस हिसाब से उसका बॉडी का शेप या डिजाइन चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए ये तो लगेगा ही, ये यूनिवर्सल लॉ है। सो प्लांट के ऊपर भी लगेगा। तो लेट अस सी के प्लांट के ऊपर ये कैसे काम करता है, राइट? सो यहां पे देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ऐसे 2 एग्जाम्पल यहां पे शो किए हैं, ये 1 और ये 2, बट विथ रेफरेंस टू दिस प्लास्टिसिटी, राइट? विथ रेफरेंस टू प्लास्टिसिटी।
तो प्लास्टिसिटी क्या है पहले तो? प्लास्टिसिटी, तो आपने जो यहां पे समझा उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट से फॉर एग्जांपल, ये दोनों पाथवे को, अपनी बॉडी को, डिजाइन को चेंज करता है विथ रिस्पॉन्स टू आइदर एनवायरमेंट और विथ रेफरेंस टू फेजेस ऑफ लाइफ। बॉडी को चेंज जो करता है ना, वो चेंज करने की एबिलिटी को क्या बोलेंगे हम? प्लास्टिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। सबको आई होप कि समझ में आ गया है? थम्स अप। ओके फाइन। सो प्लास्टिसिटी को हम समझ रहे हैं अभी। प्लास्टिसिटी को जब हम समझ रहे हैं तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है हीटेरोफिली। हीटेरोफिली इज द एग्जाम्पल। अब हीटेरोफिली का मतलब क्या होता है? उसमें दो वर्ड है, एक है हीटेरो और एक है फिली। फिली मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स एंड हीटेरो मतलब डिफरेंट। तो यहां पे रेफरेंस किसका लिया है? रेफरेंस किसका लिया है? लीव्स के स्ट्रक्चर का लिया है। किसका रेफरेंस लिया है? लीव्स के स्ट्रक्चर का। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? अपना हेड एंड ट्रंक का, ह्यूमन का, राइट? तो यहां पे जो प्लांट में एग्जांपल लिया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स का एग्जांपल, हीटेरोफिली। ओके, तो हीटेरोफिली दो तरीके से हो सकती है, यहां पे दिया है ऐसे, या तो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में चेंज होगा या तो फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से चेंज होगा। दोनों के एक एक एग्जांपल को यहां पे दिखाया है। तो पहले फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में दिखाया है, फेजेस ऑफ लाइफ। ओके, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, ये तीन टाइप के प्लांट के अंदर ये देखने को मिलता है। फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से हीटेरोफिली ये तीन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, राइट? कि जब वो यंग होंगे, अभी ग्रो हुए, बेबी प्लांट है, तो उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स होगा वो ये रहा यहां पर, ये फर्स्ट वन है। तो ये है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब क्या होता है? यंग वन है, वो छोटा सा है, राइट? बेबी प्लांट है। तो जब वो बेबी प्लांट होगा तो उसका लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होता है, राइट? उसमें से जब वो यंग वन या तो एडल्ट होगा, यहां पे लिखा है, देखिए ये एडल्ट लिखा है, एडल्ट। तो जब वो एडल्ट होता है तब उसका जो शेप होता है वो ऐसा हो जाता है। तो ये कोरिएंडर का एग्जाम्पल है, देखिए ये कोरिएंडर का एग्जाम्पल है, राइट? आई होप आई एम वेरी क्लियर। ओके, तो ये फर्स्ट डायग्राम ये ऊपर की है। तो जुवेनाइल फेज में अलग शेप का है, एडल्ट फेज में अलग शेप का है। सो दैट्स व्हाट हीटेरोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल 3 है कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर। यहां पे कोरिएंडर का एग्जाम्पल शो किया है। लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट एंड मैच्योर प्लांट आर डिफरेंट इन शेप। ये एग्जाम्पल मैंने यहां पे आपको समझाया, राइट? अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जो है ड्यू टू एनवायरमेंट। ड्यू टू एनवायरमेंट अगर चेंज होता है तो उसके एग्जाम्पल के अंदर क्या है? वो है बटर कप। ये प्लांट का नाम है, बटर कप इज ए नेम ऑफ प्लांट। और ये नीचे की जो दो डायग्राम है वो इसकी है। तो अगर वो टेरेस्ट्रियल हैबिट, ये वाला फ्रॉग जैसा है, फ्रॉग जैसा, कि वो दोनों में रह सकते हैं, वो पानी में भी उग सकते हैं और जमीन के ऊपर भी ये प्लांट उग सकते हैं। तो अगर ये प्लांट पानी के अंदर ग्रो हुआ है तो, एंड अगर वो जमीन के ऊपर ग्रो हुआ है तो दोनों की डिजाइन अलग अलग है। देखिए यहां पे लिखा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मींस जमीन के ऊपर उगा है तो, और यहां पे लिखा है वाटर हैबिटेट, यानी कि पानी के अंदर वो उगा है तो अगर जमीन के ऊपर होगा तो देखिए इसके शेप कैसे है, और अगर वो पानी के अंदर है तो उसके देखिए लीव्स के शेप कैसे है। तो
तो दैट्स द डिफरेंस। हेटेरोफिली मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर लीव्स का। तो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। सो डिफरेंस इन शेप्स ऑफ द लीव्स प्रोड्यूस्ड इन आइदर एयर और इन वाटर। एयर कहां पे होता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है। वाटर कहां पे होता है? एक्वियस हैबिटेट के अंदर। तो अगर वो एक्वियस हैबिटेट में है तो वो लीव्स ऐसे प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में है यानी कि एक्सपोज टू एयर है तो वो ऐसे लीव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। सो दैट इज व्हाट द एग्जाम्पल विच इज शेयर्ड, हाउ different types of factors can affect the process of the plant development। उसकी एक एग्जाम्पल यहां पे शेयर करी है। फाइन, आई होप सबको ये प्रोसेस समझ में आ गई है। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो बिंदास, है ना? ऑल राइट, फाइन। एज आई सेड अर्लियर, मैंने अभी आपको ये जो प्लास्टिसिटी वाला एग्जाम्पल समझाया उसके पहले बोला था कि डेवलपमेंट की कोई भी प्रोसेस हो, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। इट हैज बीन अफेक्टेड बाय मेनी 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 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, फैक्टर्स। So specifically when I think about the factors which are controlling plant development, plant के डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कितने ऐसे फैक्टर्स है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर, तो उसका पूरा लिस्ट यहां पे दिया गया है, मस्त, राइट? जिसको मैंने दो डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक को मैंने बोला है इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट? ये फर्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्लांट के खुद के अंदर जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर या तो वो फैक्टर्स, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? उसके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे उसकी बात करी है। तो ये दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फैक्टर्स है जो उसके प्लांट के ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर इंट्रिंसिक फैक्टर्स की, किसकी? इंट्रिंसिक फैक्टर्स की, तो उसका फर्दर में क्लासिफिकेशन करूं तो दो है, ए एंड बी। ए है इंट्रासेल्यूलर, राइट? इंट्रा मतलब अंदर की तरफ है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जीन्स, है ना? तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कौन डिफाइन करता है? हमारे फोरफादर्स, हमारी फैमिली मेंबर्स, राइट? आपके जो भी कैरेक्टर है वो कैसे है? एकदम आपके या तो मैटरनल फैमिली जैसे होंगे या तो आपके पैटर्नल फैमिली जैसे होंगे। सो कैरेक्टर्स आर गेटिंग फॉरवर्डेड बाय योर फैमिली मेंबर्स। आपके फैमिली मेंबर्स में जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको, यू आर गेटिंग फॉरवर्डेड बाय देम, आपको वो मिलते हैं। तो वो कैसे मिलेंगे? थ्रू जीन्स। कैसे मिलेंगे? थ्रू जीन्स। चैप्टर नंबर पता नहीं है मुझे, 10th स्टैंडर्ड में आया था आपको, राइट? मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट किन किन को याद है? हैंड रेज करिए। गुड। तो इनहेरिटेंस नाम का जो वर्ड आया था, इनहेरिटेंस, राइट? वेरिएशन, हेरिडिटी, ये सब वर्ड तब आपको सीखने को मिले थे। तो वहां पे क्या समझाया था? तो मेंडल सर ने वहां पे ये समझाया था कि हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हमें हमारे फादर एंड मदर में से मिले हैं, और हम अपनी प्रोजेनी का मतलब फ्यूचर जनरेशन में वो हम ही फॉरवर्ड करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब हेरिडिटी कौन करता है? तो भैया हेरिडिटी जो होती है वो जीन्स के थ्रू होती है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपकी खुद की, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है उसको कोड वर्ड में लिख के फॉरवर्ड करना, दैट इज हेरिडिटी। तो कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड जीन्स है।
कोडवर्ड क्या है? जीन्स। तो जीन्स में जैसे लिखा होगा ना, जीन्स के अंदर जैसा लिखा होगा ऐसा ही डेवलपमेंट होगा उसका, राइट? जीन्स के अंदर जो कैरेक्टर लिखा है वो कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑर्गेनिज्म की खुद की होती है। तो एक फैक्टर हो गया आपका जीन्स, यानी कि जेनेटिक फैक्टर। जो अब जीन्स कहां होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहां होता है? सेल के अंदर, इसलिए उसको लिखा है इंट्रासेल्यूलर फैक्टर। समझ में आ गई है? थम्स अप करिए। गुड। दूसरा है इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? वो बस आती है, खबर है? इंटरसिटी बस। इंटरसिटी किसको किसको पता है? इंटरसिटी बस होती है, इंटरसिटी ट्रेन होती है। तो इंटरसिटी का मतलब क्या होता है? एक सिटी दूसरे सिटी को कनेक्ट करने, मींस सिटी बदल गए। तो सेम वे सिटी की जगह पे मैंने सेल रख दिया। इंटर सेल मींस एक सेल में से दूसरे सेल में। तो सेल के बाहर की वो दुनिया है, व्हाट आई मीन। ये सेल के अंदर की दुनिया थी, ये सेल के बाहर की दुनिया है। तो सेल कुछ बनाएगा एंड उसको रिलीज करेगा, राइट? और वो इन्फ्लुएंस करेगा डेवलपमेंट में। तो डेफिनेटली सेल जो बनाता है हम उसको बोलेंगे केमिकल्स। क्या बोलेंगे? केमिकल्स। तो सेल जो केमिकल बनाएगा वो केमिकल सेल रिलीज करेगा, यानी कि सिक्रीट करेगा, एंड वो ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, डेवलपमेंट को रेगुलेट करेंगे। तो इसलिए ये जो फैक्टर है, ये इंटरसेल्यूलर फैक्टर, उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एग्जाम्पल्स है उसके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट? ओके। अब ये दोनों फैक्टर्स के बाद हम आते हैं ये लिस्ट ऑफ फैक्टर्स में, जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है वो एनवायरमेंट के फैक्टर है। से फॉर एग्जांपल ए लाइट, बी टेम्परेचर, सी वाटर, डी ऑक्सीजन एंड ई न्यूट्रिशन। अब किस किस बंदे को या बंदियों को याद है कि फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसा एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के अंदर? किस किस को याद है? एंड्रेस करिए जरा, मुझे पता चले। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके। अभी 9th चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, राइट? तो वो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इनको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। ये सब पॉइंट को आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है आगे के काफी सारे चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर नंबर 9 में है, राइट? और चैप्टर नंबर 11-12 में भी है शायद। सो वहां पे ऑलरेडी आपको ये डिस्कशन में ले चुके हैं हम उसको। ये जो है ये है स्टैंडर्ड 12 के अंदर, चैप्टर नंबर होगा 4 and 5। तब इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, जेनेटिक्स के चैप्टर है, राइट? और अब ये रहा छल्ला, लास्ट पॉइंट, इसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर बात करनी है। तो ये हो गया, ये आज बात करेंगे और ये फ्यूचर में बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के बाद, राइट? So in short, what we are now discussing is plant growth regulators. So here is your heading, and heading is the plant growth regulators. Okay, एक वर्ड में यहां पे लिख रहा हूं, और वर्ड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई रिपीट, वर्ड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टैंडर्ड 10 के अंदर इसका काफी सारा डिस्कशन शायद आपने कर लिया होगा, शायद। सो
इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं? किसको किसको याद है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसको बोलेंगे हम? भूज सेंटर। हाँ, कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ एक कोऑर्डिनेट में काम करना और कौन कंट्रोल करता है वो माइंड से नाउ सेल्स में। ओके। वलसाड सेंटर। सर ब्रेन का मतलब ब्रेन ऐसा सिस्टम है जो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसको कोऑर्डिनेशन में रखता है। ओके। पोरबंदर सेंटर। सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे कि हमें पहले आया है हमने कोऑर्डिनेशन से सारे ऑर्गन से वो एक कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं। जैसे ब्रेन है तो वो पूरे कोऑर्डिनेशन से सब जगह कितना काम किसको करना है वो करता है, उसकी वजह से पूरा बॉडी कंट्रोल। ओके। भाईली बड़ोड़ा। Is it related to CNS, PNS, also nerve systems? Nerve system જે એકબીજાથી કોઓર્ડિનેટ કરે છે and then આખી બોડીને ફૂલ બોડીને કંટ્રોલ કરે છે. All right, good. सभी whatsoever answer I got was partially right. Wrong answer कहीं पे नहीं मिला है, so you must be happy about that. But let me define it. Let me define it because क्या है कि जूलॉजी पार्ट में ले ही नहीं रहा हूं आपका, right? So I'm least concerned about directly gets involved into those chapters. बट अगर मुझे लेना होता, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही लेने वाला था एक्चुअली, बट क्या है कि यहाँ पे बहुत स्लोली हम जा रहे हैं, सो आई कुड नॉट बी एबल टू रीच और फिनिश द चैप्टर्स दैट फास्ट। तो मैंने उसको मेरे पोर्शन से निकाल के वहाँ पे ऑफलाइन में डाल दिया। बाकी मैं ये चैप्टर लेने ही वाला था। अगर मैं लेता तो इसकी डेफिनेशन में अलग तरीके से समझाता आपको, लाइक द वे कि से फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको सस्टेन रहना है तो उसको फिजियोलॉजिकल फंक्शन करना है। मैं अगर 9th चैप्टर में आपको ये समझाया था, मैंने फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। सो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करना है। अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शन करना है तो डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म। अल्टीमेटली सेल्स जो है, सेल्स जिससे हमारी बॉडी बनी है, वो क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म करेंगे, राइट? अगर मैं बात करूं से फॉर एग्जाम्पल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा, तो अमीबा में ब्रेन नहीं है, अमीबा के पास सीएनएस नहीं है, तो उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा क्या? होगा ही, होने ही वाला है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हमारी जो डेफिनेशन है वो राइट नहीं है। एग्जांपल्स राइट थे बट डेफिनेशन राइट नहीं है हमारी। सो लेट मी डिफाइन इट। हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना पड़ता है हर एक समय पर। जब खाना भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, जब प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, तब जब करना होता है तब, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। से फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल का एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके अंदर काफी सारी एनर्जी भरी है, काफी सारी शक्तियां जो ठूस ठूस के भरी है, जो अभी रोक रही है आपको कि नहीं हम बात नहीं कर सकते, नहीं हम मस्ती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लास चालू है, वीडियो चालू है, सर हमें देख रहे हैं। अगर सर घूमे पीछे, उसके बाद हम काफी सारा जो भी हमारी वो शक्तियां छुपी होती है उसको थोड़ा सा हड़वेक से बाहर निकाल सकते हैं, है ना? सो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। क्या आप कंट्रोल करके बैठे हो, दैट्स कंट्रोल। कि कोई भी एक्टिविटी कब करनी है, कब नहीं करनी है, उसको कंट्रोल बोलते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर।
आई होप आई एम वेरी क्लियर. ओके. दूसरा, कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया का एक साथ सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने पड़े ऐसे भी हालत हो सकती है. से फॉर एग्जांपल अगर आप रास्ते में जा रहे हो, पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आपको दौड़ना भी पड़ेगा, रेस्पिरेशन भी करना पड़ेगा, काफी सारी एक्टिविटीज होंगी जो एक साथ होगी. अगर फोन खीसे में है तो काट के किसी को फोन भी करना पड़ेगा. काफी सारी एक्टिविटीज एक साथ करते हो. कम ऑन. सो यू आर डूइंग मेनी फिजियोलॉजिकल और ऑलमोस्ट ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टुगेदर. अब भले ही आप बैठे हो आराम से, आपकी आईज देख रही है स्क्रीन को, आपके ईयर्स लिसन, यू आर लिसनिंग टू मी. आपने अभी खाना खा के बैठे हो तो अंदर पूरा वो रेड बफेड़ पड़ा है, अंदर सब डिस्को डांडिया खेल रहा है अंदर. तो सभी चीजें एक साथ हो रही है. आपका हार्ट दबदबाटी बोला कि सबको ब्लड को पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, राइट. और आपको ऐसा लगता है कि आप शांति से बैठे हो. मुझे बोलो आप कितने शांति से बैठे हो. शांति से बैठे नहीं रहते, ऐसे ऐसे करते ही रहते हो ऐसे. तो मूवमेंट भी हो रही है. तो सभी चीजें एक साथ हो रही है, राइट. डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. सो सभी एक साथ अगर करना है, एक साथ, और फिर भी डिस्टरबेंस ना हो. एक सही फॉर एग्जांपल मेरा हार्ट वो अगर पंप करता है तो उसके बाजू में रहने वाला बेचारा वो फेफड़ा, तो उसको उसका धक्का लग जाए तो मजा नहीं आएगा उसको. एम आई वेरी करेक्ट और नॉट. तो एक की एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को डिस्टर्ब ना करे और साथ में हो, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, राइट. और हेल्प करे अगर चाहिए तो. देखिए उसका एग्जांपल मैं देता हूं. अगर एग्जाम चल रही है नीट की, आपकी नीट की, और आपके पास अगर कोई मटेरियल सरस मजाना पड़ा हो, राइट, और आपने बराबर चिट्ठी निकाली और चिट्ठी पेपर के बीच में रखी और लिख रहे हो आप, सही फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल या एक्सपीरियंस ऐसा कोई ना कोई टाइप का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप चिट्ठी लिख के लिखते हो, बट ऐसा कोई ना कोई एग्जांपल कहीं ना कहीं किसी और फॉर्मेट में आपके साथ हो ही गया होगा शायद, कि जो ना करने की बात हो वो जब आप कर रहे हो और कोई देख ले, सिर्फ देखे, उसको पता नहीं है, बट सुपरवाइजर अगर आपको देखे ऐसे करके, समझो मजा आ जाए, राइट. उसके बाद आपका बिहेवियर क्या होगा पता है. देखिए ऐसे आप लिख रहे हो ना, चिट्ठी नीचे है, आपने ऊपर देखा और सुपरवाइजर ने आपको देखा, आप क्या करो, यार कुछ पता नहीं है क्वेश्चन क्या है, कुछ पता नहीं है कि पेपर में क्या है, फिर भी यही होता है. ये क्या है, रिफ्लेक्शन. तब क्या होगा पता है, आपकी हार्ट बीट जो होती है ना, हार्ट बीट ये इंक्रीज हो जाएगी. फेस जो होता है ना पूरा लाल हो जाएगा, क्योंकि आपको डर है कि उसने मुझे देख लिया है. तो उस समय आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा. ये कोऑर्डिनेशन है. क्या है वो, कोऑर्डिनेशन. एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को साथ देता है कि तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ डर रहा हूं, चल डरते हैं एक साथ. सो दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन मीन्स. समझ में आ रही है बात, यस और नो. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो डिफरेंट एंटाइटीज है. कंट्रोल इंडिविजुअल होता है, कोई भी एक सिंगल ऑर्गन है उसका कंट्रोल होता है. अब कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, देखिए पूरी एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो पहले ऑर्गन आता है ये ओरल कैविटी, जिसका काम क्या है, च्यूइंग करना. च्यूइंग करके अंदर डालेगा ना, तभी वो एक्टिव होगा. कौन, सेकंड पार्ट आपका स्टमक, राइट. चर्निंग प्रोसेस कब होगी, जब फूड उसके पास पहुंचेगा. एम आई वेरी करेक्ट और नॉट. तो एक ने पूरा किया, उसके बाद दूसरा पूरा करेगा, तीसरा पूरा करेगा. दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल क्या, खुद के काम को करना, उसको कंट्रोल. पहले जो च्यूइंग होती है तो वो कंट्रोल है, बाद में यहां से अंदर उतारना, दैट इज कंट्रोल. यहां पे अंदर चर्निंग करना तो वो कंट्रोल है. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों डिफरेंट एंटाइटीज है, डू रिमेंबर दैट.
राइट। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो टाइप की होती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों दो टाइप के हैं, एक है केमिकल और दूसरा है न्यूरल। न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम करेगा, केमिकल मतलब केमिकल सिस्टम करेगा। केमिकल सिस्टम मतलब बाय हॉर्मोन्स और ये बाय नर्वस टिश्यू। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है, या तो केमिकल से होता है और या तो नर्वस टिश्यूज से होता है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, दोनों में से कौन सा प्रिमिटिव है? प्रिमिटिव मतलब पहले कौन आया होगा, पहले ये सिस्टम आया होगा या पहले ये सिस्टम आया होगा? अकॉर्डिंग टू यू आपको गेस करके आंसर बोलना है मुझे। अहमदाबाद। फिर से एक बार। ये ओके, और कोई सेंटर और कोई आंसर? वलसाड़। गुड, न्यूरल। ओके, तीसरा कोई सेंटर, तीसरा कोई आंसर? पोरबंदर। सर न्यूरल। ओके, बड़ौदा। ओके, सर न्यूरल टिश्यूज। ओके, एनी अदर? कोई और सेंटर? सूरत पालनपुर। ओके, लूणावाला नर्वस सिस्टम। सूरत पालनपुर। हाँ, वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। केमिकल, ओके, एक केमिकल आया इतने पे। चलो जूनागढ़। तरसाली। जूनागढ़ नर्वस, ओके। तरसाली न्यूरल, ओके ओके फाइन। नर्वस सिस्टम की शुरुआत लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन से ग्रुप से हुई? नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस टिश्यू जो है, राइट, वो कौन से ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले आई थी? किसको पता है? भाइली सेंटर। भाइली सेंटर लास्ट बेंच में हैंड रेज हुआ था। ओके, एनिमल्स में फिश। तरसाली। हाँ, ओके, आई थिंक आर्थ्रोपोडा। ओके, अहमदाबाद सेंटर। ओके, सिलेंट्रेटा, राइट। ओके, पोरबंदर सेंटर। हेमिकोर्डेटा, ऑल राइट। सो सबसे पहले ये सिस्टम की शुरुआत सिलेंट्रेटा से हुई है, जिसमें होता है स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड नर्व नेट। न्यूरॉन का नेटवर्क होता है जिसको नर्व नेट बोलते हैं। फाइन, चैप्टर नंबर 4 में आपको सिखाया होगा, नहीं सिखाया है तो मैं अभी सिर्फ नाम लेके समझा दे रहा हूं। नर्व नेट होता है, न्यूरॉन का नेटवर्क होता है, मींस लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसको न्यूरॉन का नेटवर्क बोलते हैं और नर्व नेट बोलते हैं। सिलेंट्रेटा के पास सबसे पहले, तो अगर सिलेंट्रेटा के पहले के कोई भी ऑर्गेनिज्म होंगे,
से फॉर एग्जाम्पल प्लांट, सभी प्लांट, फंगस, राइट, फंगस, दोनों यूनिसेल्युलर ग्रुप्स, पहला मोनेरा दूसरा प्रोटिस्टा, उनके अंदर क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा? प्लांट की अगर मैं बात करूं तो जिस समय वो फोटोसिंथेसिस करता है उस समय वो एब्जॉर्प्शन क्या नहीं करता है? और अगर करता है इट मींस के कोऑर्डिनेशन होना है वहां पर, 2 3 4 काम जो भी है वो सभी एक साथ हो ही रहे हैं। रेस्पिरेशन भी हो रहा है वहां पे, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन तो हो ही रहा है वहां पर। आप बोल रहे हो कि सबसे पहले न्यूरल टिश्यू बनी थी कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, तो जब न्यूरल टिश्यू का जन्म नहीं था ना, तब से ये तो हो ही रहा है, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन पहले हुआ है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की अगर बात करो तो ये पुरानी मैकेनिज्म है, ये नई मैकेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना है तो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चाहिए, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बना डाली। आई होप आई एम वेरी क्लियर। जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म उतनी सिंपल टेक्निक, जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उनके पास दोनों है। नर्वस टिश्यू का कोऑर्डिनेशन का पार्ट भी होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का भी पार्ट होता है, दोनों होते हैं। सो हमारे लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के पास ये नहीं होता है। प्लांट के पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ ये एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम। आई होप आई एम वेरी 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 क्लियर अबाउट माई कंसर्न। मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो मैं क्लियर हूं। थम्स अप करिए, मुझे पता चले कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। फाइन। सो हम बात कर रहे हैं अभी प्लांट के डेवलपमेंट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिर्फ केमिकल का ही रोल है, दूसरा कोई नहीं है उसके पास, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होना है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन को हमने आज तक एक ही भाषा में पढ़ा है और वो भाषा है हॉर्मोन्स। लेकिन हॉर्मोन्स के बारे में अगर बात करो तो हार्मोन है क्या? हॉर्मोन्स आर गेटिंग सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अब प्लांट में एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है तो प्लांट के अंदर हार्मोन नहीं होना है। प्लांट के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ऐसा हम टेक्निकली नहीं बोल सकते। नॉन टेक्निकली यस वी आर यूजिंग दैट वर्ड, बट टेक्निकली हार्मोन वर्ड इसलिए नहीं बोल सकते हैं, हार्मोन्स आर गेटिंग सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लांट के पास कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है नहीं, तो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले केमिकल को हम टेक्निकली एंडोक्राइन से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन नहीं बोल सकते हैं। तो प्लांट हार्मोन टेक्निकली, भले नॉन टेक्निकली हमने लिखा है यहां पे प्लांट हार्मोन, क्या लिखा है? प्लांट हार्मोन, बट वो लॉजिकली वो वर्ड सही नहीं है। तो एक्चुअल वर्ड क्या है? देखिए यहां पे क्या लिखा है, ग्रोथ रेगुलेटर। क्या लिखा है? ग्रोथ रेगुलेटर। जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करे तो उसका शॉर्ट फॉर्म है PGR। क्या शॉर्ट फॉर्म है उसका? PGR, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलेंगे हम उसको। तो हार्मोन क्यों नहीं बोल सकते हैं उसका रीजन मैं आपको समझाया क्लियरली, एंड इसलिए हम उसको बोलेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो चलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की ट्राई करते हैं कि प्लांट के अंदर ऐसे कितने हार्मोन्स या तो PGR बनते हैं। तो हमारा हेडिंग जो नया है वो PGR या तो हार्मोन्स है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट। तो उसको डिफाइन किया है पहले, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो दे आर स्मॉल, they are very small simple molecule,
दैट रेगुलेट्स प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्मॉल यानी कि माइक्रो मोलिक्यूल प्लांट बनाता भी है एंड सिक्रीट भी करता है। आई रिपीट, प्लांट उसको फॉर्म भी करता है, बनाता भी है और सिक्रीट भी करता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो वन मोर डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड पीजीआर इज, अपने हार्मोन के मॉलिक्यूल स्मॉल नहीं है, लार्ज मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। हमारे हार्मोन्स के मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। सो तीन डिफरेंसेस मैंने आपको समझाए बिटवीन हार्मोन एंड पीजीआर। डिफरेंस नंबर 1, हमारे हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से बनते हैं और यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड है नहीं। दूसरा, हमारे हार्मोन लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत ही माइक्रो यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। थर्ड डिफरेंस, ये यानी कि पीजीआर बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर केमिकल उसका, और अपने हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। दैट इज 3 मेन डिफरेंस बिटवीन देम, राइट? ओके, अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे ग्लैंड है नहीं जो उसको सिक्रेट करती है, लेकिन फिर भी सिक्रेट तो होते ही है, तो इसको सिक्रेट करेगा कौन, राइट? तो ये भी एक मिस्ट्री है अपने लिए कि इसको सिक्रेट करेगा कौन। तो आपको आज से याद रख लेना है कि इसका सिंथेसिस एंड सिक्रेशन जो होता है पीजीआर का, राइट? और सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को आइडिया है? कोई सोच सकता है आइडिया है? ओके, मेरिस्टेम की। मेनली ये मेरिस्टेम कहां पे होता है? एपिकल मेरिस्टेम, एंड दैट इज एपिकल बड, या तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मींस लेटरल बड। तो या तो एपिकल बड में से या तो लेटरल बड में से इसका सिक्रीशन होने वाला है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेम सेल इसको सिक्रीट करते हैं सिंथेसाइज करने के बाद। तो ग्लैंड नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने लिया है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट नाउ। फाइन, ओके, गुड। सो मेरिस्टेम टिश्यू जो है जहां पर भी है वो इसका सिक्रीशन और सिंथेसिस कर रही है। ओके, नाउ इसके क्लासिफिकेशन को यहां पे एक्सप्लेन किया है। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स। तो मेजरली अपने पास 5 कैटेगरी है। कितनी? 5 कैटेगरीज है हमारे पास ऐसे हॉर्मोन्स की। तो उसको हम दो तरीके से एक्चुअली क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीका है उसके बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर, राइट? बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर।
अब इसका मतलब क्या होगा? बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर का मतलब क्या होगा कि वो किस टाइप के केमिकल से बना है, उसके हिसाब से उसका ग्रुप पड़ता है, उसके ऊपर से उसका टाइप जो है वो डिफाइन होता है। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कैटेगरी है इंडोल केमिकल्स। इंडोल केमिकल्स, इंडोल इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ केमिकल, राइट? इंडोल। तो इंडोल केमिकल्स से जो अगर बनते हैं वो इंडोल केमिकल्स है। तो ऐसा जो एग्जाम्पल है, ग्रुप का नाम है ऑक्सीन्स, राइट? ऑक्सीन्स, ओके। ऑक्सीन नहीं है, ऑक्सीन है, ग्रुप का नाम है पूरा ऑक्सीन्स। तो ऑक्सीन सिंगल नहीं है, ऑक्सीन ग्रुप का नाम है, राइट? ओके। कैटेगरी नंबर 2, टर्पीन्स। टर्पीन वर्ड आया था आपको सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, जब हमने मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का चार्ट हमने पूरा, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आया था। मैंने बोला था वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसमें एक ऐसा आया था टर्पीन वर्ड, राइट? तो टर्पीन इज ए काइंड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, राइट? तो उसमें से बनने वाले भी होते हैं, एंड दैट आर जिब्रेलिन्स। Second group of hormones, gibberellins, right? Okay. Third category, third type, they are derivatives of adenine. एडेनिन का नाम सुना होगा शायद, नाइट्रोजन बेस। हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर बात की थी। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, राइट? उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसकी 5 नाम है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, अगर आपको याद हो तो उसमें से जो एडेनिन है वो एडेनिन का मॉडिफिकेशन हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन। एंड वो जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स, राइट? एक होगा जो होगा आराम देने वाला, स्लीपिंग पिल। क्या होगा? स्लीपिंग पिल होगा, राइट? मैं अगर आपको शायद आपने नाम तो सुना ही होगा इसके बारे में, ये इसके बारे में आपने सुना होगा, एब्सिसिक एसिड। नाम सुना है एब्सिसिक एसिड का? ओके। एक वर्ड आपने देखा होगा शायद, डोरमिन, डोरमिन या डोरमेंसी। डोरमेंसी नाम किसको याद रहा? डोरमेंसी। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोरमेंसी? किसको याद है डोरमेंसी का मतलब? डोरमेंसी का मतलब फटाफट, बूझ बूझ बूझ, फटाफट बूझ। एग्जैक्टली राइट, इनएक्टिव कर देना। तो ये फोर्थ कैटेगरी है ना जो मैंने दिखाई थी, एब्सिसिक एसिड, वो ऐसा है, एंटी हीरो। वो जब होगा ना
तब आप हिलचाल नहीं सकते। अगर आपके सामने शेर आ गया तो आप ऐसे करके खड़ा रहना पड़ेगा, कर नहीं सकते कुछ, बस ऐसा ही है। वो एब्सिसिक एसिड बोलते हैं उसको। तो वो होता है डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड्स के बारे में शायद किसी को याद हो। कैरोटीनॉइड्स कैरोटीनॉइड्स, अहमदाबाद फटाफट। यस, प्लांट्स का पिगमेंट है वो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, राइट। तो उसका डेरिवेटिव है ये जो एब्सिसिक एसिड मैंने आपको अभी दिखाया वो। एंड foremost and fifth कैटेगरी गैसियस। एक ही हीरो ऐसा है जो गैस फॉर्म में है, जिसकी हवा निकल जाती है, राइट, और वो है इथिलीन। इथिलीन। तो ये 5 डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स है, फाइटो हॉर्मोन्स, और ये केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो अलग है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो मैंने इसलिए आपको केयरफुली लिखवाया है, राइट। ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू नीट एग्जामिनेशन। डू रिमेंबर दिस। ओके, अब मैं आ रहा हूं वापस इस पेज पे। सेकंड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरे कैटेगरी का क्लासिफिकेशन। एक तो पता चल गया हमें कि 5 डिफरेंट टाइप्स है, बट उसको मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अगर आप देखो तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एक जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ करवाएंगे। जो ग्रोथ करवाते हैं उसको बोलेंगे प्रमोटर्स। क्या बोलेंगे? ग्रोथ प्रमोटर्स। और दूसरी कैटेगरी ये है जो ग्रोथ को कंट्रोल करेगी, मींस नहीं, आगे नहीं जाने देगी, नहीं बस अब स्टॉप हो जाओ भैया, अब आपको ग्रोथ नहीं करना है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ को वो वापस भेज नहीं देती है कि पहले ऐसा ग्रोथ हुआ बाद में वो बने तो ऐसा ग्रोथ पास उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो कंट्रोल कर देती है, इनहिबिट कर देती है ग्रोथ को। तो दे आर कॉल्ड ग्रोथ इनहिबिटर्स, राइट। तो एक कैटेगरी है प्रमोटर्स, दूसरी कैटेगरी है इनहिबिटर। अब 5 में से किन को कहां पे डालना है उसकी बात समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? फॉर द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज करेंगे कौन? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या करेंगे? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो ग्रोथ को प्रमोट करेगी। क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है? देखिए, एक सेल डिवीजन वो करवाएंगे। सेल डिवीजन होता है तो ग्रोथ होता है, ऐसा काफी बार हमने डिस्कशन में लिया है। सेल एनलार्ज, सेल का ग्रोथ साइज में होता है। ट्रोपिक ग्रोथ, ट्रोपिक ग्रोथ मतलब हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, राइट, उसको ट्रॉपिकल ग्रोथ बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रोथ करवाएंगे। पैटर्न फॉर्मेशन, जिसके बारे में अभी प्लास्टिसिटी के बारे में बात की थी, तो वो पैटर्न हो गई, राइट। पहले छोटा होता है, बाद में बड़ा हो जाता है, तो वो पैटर्न हो गई। फ्लावरिंग होता नहीं है, कन्वर्ट होके बनता है। फ्लावर पहले उग नहीं जाता है, प्लांट पहले उगता है, प्लांट बड़ा होता है, बाद में कुछ ना कुछ ऐसी ब्रांचेस होती है जिसमें लीव्स की जगह पे फ्लावर्स आ जाएंगे। तो फ्लावर होते नहीं है, बनते हैं, फ्लावरिंग। फ्रूट कन्वर्ट होके बनते हैं, फ्रूटिंग। सीड होते नहीं है, बनते हैं, सीड फॉर्मेशन। ये सभी एक्टिविटी क्या है? जो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हुई एक्टिविटीज है। तो ग्रोथ प्रमोटर जो हॉर्मोन्स होंगे, पीजीआर होंगे, उसकी ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, पैटर्न फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। अब प्रमोटर में मैं किसको रखूंगा? कौन कौन है जो प्रमोटर है? तो फर्स्ट 3, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ये 3 जो कैटेगरी हमने 5 में से पहली 3,
वो तीनों के तीनों ग्रोथ प्रमोटर है। देखिए, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ये तीनों के तीनों क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है, जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे ग्रोथ होंगी। ओके, सेकंड कैटेगरी जो है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, वो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, ग्रोथ नहीं होने देंगे। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज करेंगे। कौन सी? नंबर 1 डोरमेंसी, अभी आपने बात की थी, राइट? डोरमेंसी किसको बोलेंगे? जब वो साइलेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं है, ग्रोथ नहीं करेगा, सिंपल। दूसरा एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब यहां के विथ रेफरेंस टू अगर प्लांट बोलूं तो से फॉर एग्जांपल कोई भी लीव है, लीव अपनी सीजन खत्म होंगी, उसके बाद लीव्स जो है वो फॉल ऑफ होंगे, फॉलिंग ऑफ लीव्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्सेशन, गिर जाना, खर जाना। सेम वे फ्रूट में होता है, फ्रूट जब कच्चा होता है तब पेड़ के ऊपर होता है, लेकिन पक जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक गिर जाता है, तो वो सब एब्सेशन होता है। तो या तो वो इनएक्टिव कर देता है या तो वो गिरा देता है। तो ये दोनों एक्टिविटी, डोरमेंसी एंड एब्सेशन, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स। आई होप आई एम वेरी 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 क्लियर अबाउट इट, राइट? एक ही ऐसा बंदा है जो एक काम करता है, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। सो रिस्पॉन्ड ऑफ वुंड, ये तीसरी एक्टिविटी, रिस्पॉन्ड टू द वुंड एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। तो जब प्लांट के पास आप जाते हो, राइट, प्लांट के बाजू में से जाते हो और प्लांट की डाली को खींचकर तोड़ डालते हो, तो वहां पे जो जो एक्टिविटी हो रही थी उसको तो बंद कर देना पड़ेगा ना, और वहां पे क्या करना पड़ेगा? वो गुंदर निकलेगा, राइट, या तो व्हाइट वो पाउडर क्या लिक्विड निकलेगा, अगर आपको पता है तो, जिसको आप क्षीर बोलते हो, वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, तो वुंड को भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहिबिटर की है। वहां पे जो ग्रोथ हो रहा था उसको बंद कर दिया उसने, क्यों? क्योंकि आपने डाली को तोड़ दिया है। स्ट्रेस ऑफ एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस, से फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत ही मस्त एग्जांपल सीखा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो एक रेंज ऑफ जो सनलाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी की कुछ जो लिमिट है, उसी फ्रीक्वेंसी में वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपको याद है वो PAR की रेंज क्या होती है? PAR की रेंज, अब PAR भी किसी को नहीं पता है, बोलो व्हाट इज मीनिंग ऑफ PAR? भुज, ज्ञान वैली। बापा 800 नहीं है, 700 है वो। गुजरा मत देना मेरे को, बेचारा एक ही छोटा सा हार्ट है, वो बंद हो जाएगा काम करना, है ना? ओके, वो जो आपको चार्ट दिया है वहां पे, उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलेगी। 400 to 500 है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। 500 to 600 में नहीं होता है। अगेन 600 to 700 होता है, उसमें वापस होता है। ऐसा एक पूरा वो ऑक्सीजन एंड फोटोसिंथेसिस का चार्ट दिया है। किसी को पता है, याद है? ऐसा कुछ आया था पढ़ने में, ऐसा कुछ याद किसी को आ रहा है?
ओके फाइन। तो से फॉर एग्जांपल वो जो चार्ट था आपका कुछ ऐसा था, ये ऐसा कि पहले ये ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, बाद में फिर ऐसा हो गया, ऐसा कुछ चार्ट था अगर आपको याद है। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं 400 लिखूं तो ये है 500 का मीटर, ये हो गया 600 का मीटर और यहाँ पे हो गया 700 का मीटर। तो बिटवीन 400 टू 500 मैक्सिमम होता है फोटोसिंथेसिस, 600 टू 700 अगेन इट इज गेटिंग पिक्ड। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है। तो ये कौन सा टाइम है जब आपके सनलाइट को ये जो उसकी रेंज होगी रेडिएशन की वो होगी बिटवीन 500 टू 600 नैनोमीटर। कब ये होगा 400 टू 500, कब होगा 600 टू 700? ये है आपकी मॉर्निंग, ये है आपका नून टाइम और ये है आपकी इवनिंग, पूरे दिन की बात करूं तो राइट। तो दोपहर को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कम हो जाता है। रीजन किसको याद है? पोरबंदर। ओके कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूं तो सुबह का आपका जो सनलाइट होगा, या तो अगर आप स्काई का कलर देखोगे तो सुबह का स्काई ऑलवेज ब्लू होता है और शाम का स्काई ऑलवेज ऑरेंज होता है। तो ये ब्लू है, ये रेड है, सिंपल सी बात है। आई होप आई एम वेरी क्लियर, राइट? ओके। सो नून टाइम पर वो डिक्रीज क्यों होता है? वाई? कोई नहीं, क्योंकि डायरेक्शन लाइट होती है। सुरेंद्र नगर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट वो करेगा कौन? ये रहा स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर है सनलाइट, हाई इंटेंस सनलाइट होगी तो ट्रांसपिरेशन को बंद करना पड़ेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा। करेगा कौन? करेगा ये हार्मोन जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है? एब्सिसिक एसिड। और इनहिबिटर का दूसरा एग्जाम्पल है इथिलीन। इथिलीन, बट इथिलीन क्या है पता है? डबल ढोल की बजाता है। क्या बजाता है? डबल ढोल की। इथिलीन का मेन फंक्शन जो होता है ना, वो फ्रूट को राइपन करने का है। राइप करता है, फ्रूट को पकवाता है इन शॉर्ट। लेकिन अगर फ्रूट पक गया तो होगा क्या? खर जाएगा, सिनेसेंस होगा उसका। तो मेनली उसकी इफेक्ट क्या होगी? ये होगी एब्सेशन। इफेक्ट क्या होगी उसकी? एब्सेशन। इसलिए भले ही वो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी को भी दिखाता है, लेकिन उसको गिना गया है किसमें? इनहिबिटर में, राइट? तो वही लिखा है यहां पर कि इथिलीन फिट्स आइदर ऑफ द ग्रुप। वो इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, बट इट इज लार्जली ग्रोथ इनहिबिटर। वो फ्रूट को राइपन इसलिए करता है, पकाता इसलिए है ताकि वो गिर जाए, फॉल हो जाए, जिसको हमने बोला था एब्सेशन। ये एब्सेशन जो है वो करता है लास्ट में। तो दैट्स व्हाई इथिलीन इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी इनहिबिटर देन प्रमोटर। आई होप आई एम वेरी क्लियर, राइट? आई होप आई एम वेरी क्लियर। थम्स अप ताकि मैं आगे बढ़ूं एक स्टेप। ऑल राइट। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 5 में से पहला हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन। पीजीआर नंबर 1 इज ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का इतिहास सबसे पहला चार्ल्स डार्विन से शुरू होता है। चार्ल्स डार्विन को हम सब पहचानते हैं, इवोल्यूशन के फादर गिने जाते हैं, जिसने इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है हमें, राइट? वो और उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन
दोनों बैकयार्ड यानी कि उसके गार्डन में बैठे बैठे चाय पी रहे होते हैं ऐसे करके और बातें कर रहे होते हैं, और हर रोज उसकी ये रूटीन होगा शायद। और उन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, राइट। आप बाद की एक्टिविटी जो एक्सचेंज की कर रहे हो, बुक इधर से उधर उधर से उधर, बुक में पीछे लिखना कुछ भी, तो वो सब एक्टिविटीज हम बाद में करेंगे, है ना। सो सबका ध्यान यहाँ पे का मतलब होता है सब अपनी अपनी एक्टिविटीज को रख दीजिए। जामनगर सेंटर प्लीज, अब वो बुक में लिख रहे हो बंद कर दीजिए, आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ, राइट। आराम से बैठिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ। तो चार्ल्स डार्विन एंड उसके बेटे ने बैकयार्ड में बैठे बैठे ऑब्जर्वेशन किया कि उसके बैकयार्ड में जो घास उगा है, घास, ग्रास, वो एक टिपिकल टाइप की मूवमेंट दिखा रहा है कि जब वो उगता है ना तो टुवर्ड्स सनलाइट ही जाता है। दैट वाज वंडरफुल एक्टिविटी दे हैव ऑब्जर्व्ड। तो वो तो साइंटिस्ट थे, तो उसको लगा चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर, तो दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दैट। तो ये एक्सपेरिमेंट यहां पे दिया गया है जो मैं बोल रहा हूं वो, फाइन। सो उसने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए ये ऑब्जर्व किया उसने, राइट, कि ये जो घास यानी कि ग्रास, इसकी जो टिप होती है, टिप, उसकी टिप, इसके लिए यहां पे जो वर्ड टेक्निकली यूज हुआ है, राइट, ये है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल का मतलब है ये, कोलियोप्टाइल है ये टिप ऑफ ग्रास, राइट। तो ये कोलियोप्टाइल जो है वो किस दिशा में ग्रो होता है, देखिए टूवर्ड्स लाइट। लाइट का सोर्स जहां पे होगा ना उस दिशा में वो बेंड होगा, बेंड होता जाएगा। देखिए आपको मिल गया आपकी बुक में ये डायग्राम, मिल गया, थम्स अप करिए। ओके, अब उन्होंने क्या किया पता है, उसकी टिप जो होती है ना उसको काट दिया, यहां से ऊपर से काट दिया, उसको टिप को काट दिया। तो उसने ऑब्जर्व किया कि वो लाइट के तरफ बेंड नहीं हुआ, सिंपल। क्यों? क्योंकि उसके टिप को उसने काट दिया। अब उसके बेटे ने बोला कि बापूजी बापूजी अपने उसकी टिप को काटा क्यों? काटना नहीं है। तो उसके बापूजी ने सेकंड आइडिया यूज कर दिया। उसने क्या किया, उसके ऊपर पेपर का एक टोपी जैसा बना के उसको ओढ़ाड़ दिया माथे, राइट। पेपर की एक कैप बनाई और उसके ऊपर रख दी। तो उसके बाद में उसको ऑब्जर्व किया तो फिर से वो बेंडिंग दिखी उसको, टोपी है फिर भी बेंड हुआ। तो उसका मतलब उन्होंने क्या निकाला पता है, अगर वो कटा है तो ही वो बेंड नहीं होगा। या तो आप उसको खुला रखो या कैप पहना दो, वो बेंड तो होगा ही। अगर कोलियोप्टाइल प्रेजेंट है तो बेंडिंग होती है, अगर कोलियोप्टाइल को काट दिया तो बेंडिंग नहीं होती है। आपको समझ में आ गया ये? आप सबको समझ में आ गया? ओके। अब ये लोगों ने तो सिर्फ इतना ही बोला, उससे ज्यादा सेकंड अभी इंट्रोडक्शन होता है ये भाई का, FW वेंट, नेम ऑफ साइंटिस्ट है FW वेंट। उसने इसका रेफरेंस लिया, उसने क्या किया, ये पार्ट में से एक केमिकल उसको निकाला, और वो केमिकल रिस्पॉन्सिबल था ये बेंडिंग मैकेनिज्म के लिए। बेंडिंग मैकेनिज्म होता है टूवर्ड्स लाइट, का मतलब क्या, ट्रॉपिकल मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रॉपिकल मूवमेंट, ग्रोथ की। अभी हमने आगे की स्लाइड पे उसके बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो तो। सो कोलियोप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास रिस्पोंडेड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की तरफ ही वो जाते थे। ऑब्जर्व किसने किया, फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन ने। तो फोटोट्रोपिज्म ये शो करते हैं। It was concluded that the tip of coleoptile caused
बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल। ये टिप जो है वो अगर होती है तो बेंड होता है, टिप नहीं होती है तो बेंड नहीं होता है। अब उस टिप में से केमिकल को अलग किसने किया? FW वेंट ने, बराबर है। आइसोलेटेड एक केमिकल जिसको उसने नाम क्या दिया? ऑक्सीन। ये रहा अपना फर्स्ट नाम, ऑक्सीन। तो ऑक्सीन सबसे पहले निकाला किसने? FW वेंट ने निकाला, राइट। फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ये कैनेरी ग्रास का था, उसने ओट में से निकाला। ओट इज ऑल्सो अ प्लांट। ऑक्सीन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन एज वेल। एनिमल्स में से सबसे पहले आइसोलेट किया गया ह्यूमन के यूरिन में से। अब बैठे बैठे काफी को ऐसा लग रहा है ह्यूमन के यूरिन में से जाने की क्यों जरूरत थी? तो सिंपल सा लॉजिकल आंसर ये है कि आप जब बीमार होते हो, बीमार होने के बाद आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो यूरिन टेस्ट या तो ब्लड टेस्ट का सजेशन जो होता है उस यूरिन टेस्ट में से ये निकला था। ओके, कोई मीनिंग ऐसा नहीं निकलना है कि उसको यूरिन में क्यों ढूंढना पड़ा उसको। तो ये यूरिन टेस्ट के ड्यूरिंग निकला है, ऐसा उसका इंटेंशन है बोलने का, राइट। सो ऑक्सीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन इन एंटायर एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे पहले कहां से निकाला था? ओट के सीडलिंग में से। एनिमल किंगडम में सबसे पहले किस में से निकाला था? ह्यूमन यूरिन में से, राइट। आइसोलेट किया गया था। ऑल राइट। ऑक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपाइसिस। एपाइसिस मतलब एपिकल रीजियन। एपिकल रीजियन मतलब शूट एपिकल रीजियन या तो रूट एपिकल। एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड होते हैं ना, उसको एपाइसिस बोलते हैं। ये कोड वर्ड है उसका, हुलामड़ा नाम है, राइट। सो एपाइसिस ऑफ स्टेम और रूट, रूट के जितने भी टिप होंगे, शूट के जितने भी टिप्स होंगे, उसका एपिकल बर्ड होगा। एपिकल बर्ड में से मैक्सिमम ऑक्सीन निकलता है, राइट। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। बाद में उसको जहां पे एक्शन करनी है वहां पे वो फ्लो होके जाएंगे। रेडी? बनेंगे कहां पे? एपिकल बर्ड के अंदर। और जाएंगे कहां पे? जहां पे उसको काम करना होगा वहां पे वो जा सकते हैं। चलिए, अब आती है ऑक्सीन के टाइप्स की बात। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीन। ओके, ऑक्सीन को यहां पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी का नाम है नेचुरल ऑक्सीन। यस बरोड़ा भाईली। सर जो प्लांट के एपिकल रीजन में जो एपिकल रीजन ही हमने काट दिया तो वो फिर से रीजनरेट होगा? देयर आर टू केसेस इन दैट सेंस। वो हो सकता है और होता ही है, राइट। बट उसका जो ग्रोथ होगा ना वो पार्शियली स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। तो वो डी डिफरेंशिएशन करके फिर से एपिकल टिश्यू बना सकता है। आई होप यू रिमेंबर दोस थ्री टर्मिनोलॉजीज परफेक्टली। यस सर। तो वो काम करने के लिए उसको टाइम चाहिए होगा, बट वो कर तो लेगा ही। अंडरस्टूड? ओके, लेट मी क्वोट एन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल देता हूं उसका आपको कि सही फॉर एग्जाम्पल कोई एक ग्राउंड है क्रिकेट का या तो फुटबॉल का ग्राउंड है, उसके ऊपर वो मशीन चलता है, पता है, जो ग्राउंड के जो ग्रास होते हैं उसको लेवल करता है, तो उसके ऊपर के पार्ट को वो काट डालता है, यूनिफॉर्म हो जाता है वो। 15 दिन 1 महीने के बाद वो फिर से उगना चालू हो जाएंगे, फिर से वो मशीन को उसके ऊपर से फिराना पड़ेगा। सो वो उग तो जाएगा ही फिर से। रेडी? एक बार काट दिया तो उसके बाद वो जो जनरेशन पावर होगा उसका वो उसके लाइफ स्पैन तक वो कम ही रहेगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल में जो पहले था। ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी देखिए उसकी एवरेज लाइफ स्पान जो हो गई ना वो तो फिक्स ही होती है ना बेटा। हाँ
हाँ, ग्रोथ उसका लिमिटेड रहेगा, बट लाइफ स्पान में उसका कोई असर नहीं होगा, आई थिंक। हाँ, फाइन। सो ऑक्सीन का जो मैं बोल रहा हूं क्लासिफिकेशन, उसके दो कैटेगरी यानी कि दो ग्रुप में उसको हमने डिवाइड किया है। ऑक्सीन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, राइट। एक कैटेगरी का नाम है नेचुरल ऑक्सीन्स और दूसरी कैटेगरी का नाम है सिंथेटिक ऑक्सीन्स। नाम के ऊपर से उसका नेचर आपको शायद पता चल गया होगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई प्लांट लिया, प्लांट के पार्ट को काटा और उसमें से केमिकल को निकाला, आइसोलेट किया, प्लांट में से आइसोलेट किया, तो उसको मैं बोलूंगा नेचुरल ऑक्सीन। क्या बोलूंगा? नेचुरल ऑक्सीन। तो नेचुरल ऑक्सीन के दो एग्जाम्पल हैं, एक ये है और दूसरा ये है। एक है IAA, मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम है केमिकल, राइट। और IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये दो नेचुरल ऑक्सीन्स है जिसका हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में। आई रिपीट, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर हम इसका यूज करते हैं। दूसरे हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब यह होता है जो हम लेबोरेटरी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर सिंथेसिस करते हैं, जिसका प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं, तो वो होते हैं सिंथेटिक। एग्जाम्पल एक है NaA, दैट इज नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। आई रिपीट, NaA, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। और दूसरा है ये 2,4-D। आई रिपीट, 2,4-D, जिसका पूरा नाम है 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बहुत छोटा सा नाम है 2,4-D, लेकिन उसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फाइन। सो ये दो NaA and 2,4-D are synthetic and IA and IBA are natural oxygens. इन चारों का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज करते हैं, अगेन आई रिपीट, नंबर 1 एग्रीकल्चर में, नंबर 2 हॉर्टिकल्चर में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, किसको पता है? जामनगर। बोलो जामनगर। ओके, पोरबंदर। एग्रीकल्चर मींस हम जो ग्रो करते हैं, हमारी इच्छा से जो हम ग्रो करते हैं वो, और हॉर्टिकल्चर मींस तो त्याग से जो ग्रो होता है वो। ओके, फार्मर, फार्म लैंड के अंदर, फार्म लैंड मतलब खेतर, उसके अंदर जो उगाते हैं अनाज है, से फॉर एग्जांपल सीरियल्स एंड पल्सिस, कठोर, राइट। तो वो प्रैक्टिस को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं, अनाज या तो कठोर, जिसको हम एज ए फूड यूज करते हैं। बट अगर मैं उगाता हूं फ्रूट, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स, आई रिपीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स, इसको मैं अगर उगाता हूं तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। सो देयर इज वेरी थिन
डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, पल्सिस होती है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, ग्रेन्स उगते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फ्रूट्स उगते हैं, वेजिटेबल्स उगते हैं, फ्लावर्स उगते हैं, जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं वो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो वहां पे इनका हम यूज करते हैं ऑक्सीन्स का, राइट। अब ऑक्सीन का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात कर सकते हैं। अभी 4 बज चुके हैं, राइट। सो आई एम ending the session right now, right? So take care and have a nice time. I will see you in the next lecture with functions of the auxins.